ज़ेलेंस्की का यह कहना है कि ये देखिए फोटोग्राफ, बड़ा मुझे दुख हुआ है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यानी भारत, उसका लीडर दुनिया के सबसे बड़े ब्लडी क्रिमिनल, उसने वर्ड यूज करा है, ब्लडी क्रिमिनल से मिल रहा है और उसने नाम नहीं लिया। अगर कोई यूक्रेन की साइड ले रहा है, अगर यूक्रेन की कोई भी साइड ले रहा है दोस्तों इस पूरी लड़ाई में, पूरे युद्ध में, वो भारत है। अब पूछिए कैसे? ये हमारे दुश्मन को हथियार सप्लाई करता है आज की तारीख में, जो गाना गा रहा है। तो इसलिए ज़ेलेंस्की को थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। इफ यू वांट टू स्टॉप दिस वॉर देन इंडिया इज यूक्रेन्स बेस्ट बेट। जिसमें तुम हमसे भीख मांग रहे हो और कह रहे हो कि नहीं तुम उससे जाके मत मिलो, तुमने हमारे दुश्मनों को हथियार दिए कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। तुम हर मोड़ पर हमारे खिलाफ खड़े रहे, हमने कुछ नहीं बोला। आज फिर तुम अपनी चोंच खोल रहे हो बेटा। ठीक हो रहा है तुम्हारे साथ, बिल्कुल ठीक हो रहा है। पुतिन, एक और मिसाइल मारो उसके, बहुत चोंच खुल रही है इसकी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, मोदी जी रूस छोड़ के पहुंच गए ऑस्ट्रिया, और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे आपको पता लगेगा क्या क्या हो रहा है और इसका एनालिसिस हम फिर लेकर आएंगे आपके पास डिटेल में। लेकिन रूस में क्या हुआ आपको पता ही है। टीवी वाले आपको कल से बता रहे हैं कि रूस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, हाईएस्ट ऑनर, नेशनल ऑनर रूस का, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल, ये मोदी जी को पुतिन ने पहनाया गले में। और ये फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं जिस तरीके से उनका अच्छा, ये सारी की सारी चीजें आपने टीवी में आप देख चुके हैं। तो एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपके सामने लाता हूं कि रूस ये कर क्यों रहा है। कल हमने आपको यह बताया था कि जिस लेवल के मंत्री ने मोदी जी को रिसीव करा, उससे नीचे लेवल के मंत्री ने शी जिनपिंग को रिसीव करा। और इसकी बड़ी बातें हो रही हैं चाइना में कि ऐसा कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया। फिर चाइना ने अपनी प्रेस को बोला, अपने मीडिया को बोला कि शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, ये लंबा गेम है, इसमें छोटी छोटी चीजों में बुरा नहीं मानते, अब तुम हमारे रिश्ते रूस के साथ मत बिगाड़ो ये सब बकवास करके। तो वहां पे मामला थोड़ा सा शांत हो गया। वहां पे चाइना ये कह रहा है, चाइना की ऐसी आदत है, जहां पे चाइना देखता है कि वो तीली से आग लगा सकता है, वो आग लगा देता है। लड़ना वड़ना बस का नहीं है चीन के, वो लड़ना नहीं चाहता, ना भारत के साथ ना अमेरिका के साथ। लेकिन जहां पे मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन करके वो कर सकता है वो। अब देखो दोस्तों, ऐसा है कि चीन के रिश्ते खराब हैं वेस्ट के साथ, ये आपको पता है। पश्चिम के साथ उसके रिश्ते खराब हैं, जबकि दुनिया भर की ट्रेड पश्चिम के साथ करता है वो। दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके। हमारे भी रिश्ते चीन के साथ खराब हैं, लेकिन हम भी दुनिया भर की ट्रेड करते हैं चाइना के साथ। सो ट्रेड अलग चीज है, लड़ाई अलग है। दूसरा रशिया के दुनिया भर के रिश्ते खराब हैं वेस्ट के साथ, और ट्रेड भी उसकी काफी अब कम हो गई है, नामात्र के बराबर, क्योंकि सैंक्शंस इतने पड़ गए हैं। लेकिन जब भारत जाता है रूस और मोदी जी गले मिलते हैं पुतिन के और वेस्ट रिएक्ट करता है, तो चाइना फायदा उठाने की कोशिश करता है और चीन फिर यह बात कहता है कि साहब देखो, वेस्ट तो हमारी दोस्ती से जल रहा है। इसमें हमारी किसको कह रहा है वो? चाइना हमारी दोस्ती कह रहा है, भारत, रूस और चीन की दोस्ती, जबकि भारत ये नहीं कह रहा। यानी कि चीन जो है वो लगातार दर लगातार भारत के रिश्ते वेस्ट के साथ खराब करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि पूरा का पूरा एक टॉप लेवल से बातचीत हो रही है कि देखो, ये तीन महाशक्तियां एक साथ हैं, एक तरफ चीन है, एक तरफ रूस है, एक तरफ भारत है, और हम सब मिलकर एक हैं, हम लोग भाई हैं और हम लड़ेंगे पश्चिम। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन चीन बार बार ये चीज रिपीट कर रहा है, क्योंकि दोस्तों प्रोपेगेंडा का जो मूल मंत्र है वो क्या है? हिटलर ने बोला था कि एक झूठ को इतनी बार रिपीट करो, इतनी बार रिपीट करो, इतनी बार दोहराओ कि वो सच जैसा लगने लगे। कुछ समय के बाद झूठ को रिपीट करते रहो, करते रहो, करते रहो, पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इट इज द ट्रूथ। एडोल्फ हिटलर भी यही करता था। जोसेफ गोबल्स था उसका प्रोपेगेंडा का चीफ, जो था उसका मिनिस्टर फॉर प्रोपेगेंडा, वो भी यही काम करता था। जोसेफ गोबल्स का काम यही था कि झूठ बोलते रहो, और इतनी बार बोलो और इतने चैनल से बोलो, रेडियो से भी झूठ हो रहा है, और प्लेस जो नाटक हो रहे हैं उनसे भी झूठ हो रहा है। और उस जमाने में नई वो जो सिनेमा चला था, सिनेमा से भी झूठ बोलो, और रैलीज में भी, स्पीचेस में भी, हर जगह से झूठ झूठ, सेम झूठ को रिपीट करो, लोग माने सच है। चाइना भी ये कर रहा है, सोशल मीडिया पे झूठ बोल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे झूठ बोल रहा है, उसके जो सीनियर अफसरान है वो भी यही झूठ बोल रहे हैं कि ये जल गया हमसे।
वेस्ट जल गया, ये तीन शक्तियों जब एक साथ मिल गई, चाइना तो था ही नहीं वहां पे। ओ भाई, पूरे विजिट में चाइना कहां था? इट वॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, दैट्स इट। ये चीन आ गया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा, दूसरी तरफ यह हुआ है कि एक रॉकेट अटैक करा, मिसाइल, रूस ने मिसाइल मारी, अब वो घुस गई अस्पताल के अंदर, 37 लोग मारे गए, 3 बच्चे, जिसको मोदी जी ने बोला किया। मोदी जी ने बात समझाई, और मुझे लगता है कि मोदी जी ने बड़े अप्रोप्रिएट शब्द यूज करे हैं इस बात को समझाने के लिए। और उन्होंने ये बात पुतिन को बोली है कि जब बच्चे मरते हैं ना तो दिल टूट जाता है यार। बाकी लड़ाई देखो, लड़ाई होती रहती है, लड़ाई होती है, बुरी है लड़ाई, युद्ध नहीं होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन लड़ाई होती है, ये फितरत है इंसान की। और दुख होता है जब कोई मरता है, लेकिन जब बच्चे की मौत होती है ना तो वो जो है दिल तोड़ के चली जाती है। मोदी जी ने बात बोली, इट इज हार्ट रेंचिंग व्हेन अ चाइल्ड डाइज। और मोदी जी ने यह भी बोल दिया, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। दोबारा मोदी जी ने रिपीट करा और बोला कि ये जो पूरा आपका मैटर चल रहा है इसका सोल्यूशन डिप्लोमेटिक हो सकता है। अच्छा, यहां पे जब मोदी जी गले मिल रहे हैं व्लादिमीर पुतिन से, मोदी जी की आदत है, सब दोस्त हैं इनके, तो जब मिले तो गले मिले वार्मथ के लिए, मतलब ठीक है। ज़ेलेंस्की का यह कहना है कि ये देखिए फोटोग्राफ, बड़ा मुझे दुख हुआ है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यानी भारत, उसका लीडर दुनिया के सबसे बड़े ब्लडी क्रिमिनल, उसने वर्ड यूज करा है, ब्लडी क्रिमिनल से मिल रहा है। और उसने नाम नहीं लिया, ना मोदी जी का नाम लिया, ना पुतिन का नाम लिया। अब दोस्तों बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन जो है ना, वो रशिया का हेड है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इंडिया के हेड हैं। ज़ेलेंस्की का बीच में क्या लेना देना, मुझे एक बात समझ में नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं ज़ेलेंस्की ने बोला क्या और बोला क्यों, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बोला क्यों। उसने बोला ये कि भाई ये दोनों गले मिल रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को कम से कम हमारी बात समझनी चाहिए, ये पुतिन जैसे ब्लडी क्रिमिनल से क्यों मिल रही है। ये तो उसका स्टेटमेंट था। इसके पीछे दोस्तों एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट क्या होती है कि आप माने कि नहीं, द वर्ल्ड ओज यू अ फेवर, दुनिया ने आपसे लोन ले रखा है इसलिए दुनिया आपके, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ये ज़ेलेंस्की में बहुत ज्यादा आ गई है, यूक्रेनियंस में बहुत ज्यादा आ गई है, राइट। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, कीव में बाइडेन 1-2 बार हुआ है, चलो कोई बात नहीं। बोरिस जॉनसन जो फॉर्मर यूके के पीएम थे वो हुआ है, ऋषि सुनक होया है, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होया है, अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी होया है, राइट। अभी फॉरेन सेक्रेटरी जो यूके के लेटेस्ट, दुनिया भर के लीडर्स तो यूक्रेन पहुंचे रहते हैं, ठीक है जी, दुनिया भर के। एक बंदा पहुंच गया मॉस्को, इनको मौत आ गई। क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकते मोदी जी मॉस्को, क्यों नहीं जा सकते, प्रॉब्लम क्या है? और यूक्रेन को प्रॉब्लम क्या है? जाएंगे, गले मिलेंगे, डील साइन करेंगे, बड़ी बड़ी एक और डील साइन करिए, एक और अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी जो ट्रेड है वो $100 अरब की होनी चाहिए साल की, $100 अरब की होगी। भाई इसको एक बात समझ में नहीं आ रही ज़ेलेंस्की को, या तो आदमी लालची है और भ्रष्ट है, या ये बिल्कुल दिमाग से पैदल है। अगर कोई यूक्रेन की साइड ले रहा है, अगर यूक्रेन की कोई भी साइड ले रहा है दोस्तों इस पूरी लड़ाई में, पूरे युद्ध में, वो भारत है। अब पूछिए कैसे? अब मैं आपको यह भी कंसेप्ट समझा दूं, फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि यूक्रेन के लात पड़ रही है, बिल्कुल ठीक पड़ रही है, वो भी मैं आपको लॉजिक दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए कि क्यों सबसे बड़ा यूक्रेन का हितैषी भारत है। जब आप यूक्रेन को हथियार देंगे और पैसा देंगे लड़ने के लिए, तो उससे मरेगा कौन? उससे मरेगा कौन? उससे मरेगा यूक्रेनियन और कुछ मरेंगे रशियंस, ये बात तय है। जिसके ऊपर हथियार चलेगा वो भी मरेगा, फिर उसके दोस्त हथियार चलाएंगे तो ये वाला मरेगा। ये युद्ध में होता रहता है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या हो गई है? प्रॉब्लम दोस्तों इसमें सिंपल है कि ये जो वेस्ट वाले हैं, जैसे अमेरिका है, यूके है, आपके जर्मनी है, और भी देश हैं जो नेटो कंट्रीज हैं, वो फ्यूल करते जा रहे हैं। वो बंदे नहीं भेज रहे लड़ने के लिए यूक्रेन कि भाई ज़ेलेंस्की तू चिंता मत कर, हम अपने 10,000 फौजी भेज रहे हैं, हम अपने 1 लाख फौजी भेज रहे हैं, तू चिंता मत कर, हमारे फौजी, हमारे टैंक चलेंगे और हम तेरे बगल में कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। नो, ये नहीं कह रहे। कह रहे देखो हमें तो जुकाम भी ना आए, हमें खरोच भी ना लगे, तुम कल मरते हो आज मरो, आज मरते हो अभी मरो हमारी तरफ से। तुम बताओ पैसा चाहिए, हम पैसा तुम्हें दे देंगे, हथियार चाहिए हथियार दे देंगे, लेकिन लड़ोगे तुम। इससे लड़ाई खत्म नहीं होने वाली दोस्तों। अब सही क्या है, गलत क्या है? क्या रूस को यूक्रेन पर हमला करना चाहिए था, ऑक्यूपाई करना चाहिए था? एब्सोल्युटली नॉट। इसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा यार। आप किसी भी देश पे ऐसे चढ़ दौड़े, दिस इज नॉट करेक्ट। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपको ये लड़ाई रोकनी है, इफ यू वांट टू स्टॉप दिस वॉर,
देन इंडिया इज यूक्रेन्स बेस्ट बेट। आपको क्या लगता है अमेरिका लड़ाई रोक पाएगा? अमेरिका चाहता भी है लड़ाई रोकना, और यूक्रेन को जो हथियार दे रहा है वो कहां से आ रहे हैं हथियार? वो हथियार आ कहां से रहे हैं? मैं आपसे ये बात पूछ लेता हूं, आप दर्शक बैठे हैं यहां पे, सुन रहे हैं, ये मेरा ये वीडियो देख रहे हैं आप, वो हथियार कहां से आ रहे हैं? वो अमेरिकन वेपन्स हैं भाई, वो अमेरिकन वेपन्स हैं। अमेरिकन वेपन्स कहां से आ रहे हैं? अमेरिकन फैक्ट्रीज से आ रहे हैं। उनको पैसा कौन दे रहा है? यूक्रेन के पास तो है नहीं ठेंगा, अमेरिका पैसे दे रहा है। यानी कि अमेरिका कहता है कि हमने 10 अरब डॉलर के हथियार यूक्रेन को दिए। जो हथियार दिए वो कहां पे हैं? किसी की फैक्ट्री टेक्सास में है, किसी की फैक्ट्री कैलिफोर्निया में है, किसी की फैक्ट्री न्यूयॉर्क में है, किसी की फैक्ट्री वॉशिंगटन में है, किसी की फैक्ट्री कहीं है, किसी की फैक्ट्री कहीं है, राइट? ये बेसिकली अमेरिका खुद की फैक्ट्रियों को पैसे देता है, जो हथियार बनाती फैक्ट्रियां खुद की फैक्ट्रियों को पैसे देता है और बोलता है यार हमने तुम्हें पैसे दे दिए, तुम उनको हथियार दे दो। ये गेम चल रहा है यहां पे। जो पैसा है वो यूक्रेन को नहीं जा रहा, पैसा अमेरिका टू अमेरिका जा रहा है। और हां, अमेरिका एड भी दे रहा है उसको कि तुम्हें अगर तनख्वाहें देनी अपने फौजियों को, ओ भाई तुम्हें तो देना ही पड़ेगा एड, तुम्हें एड देनी पड़ेगी यूक्रेन को, अमेरिका की मजबूरी है। क्यों? क्योंकि जब कोई बचेगा ही नहीं वहां पे तो तुम्हारे हथियार कैसे बिकेंगे? वो कौन चलाएगा तुम्हारे हथियार? भूत प्रेत आत्माएं तो चलाएंगे नहीं तुम्हारे हथियार। सो मैन पावर को भी आपको मेंटेन करना है, इसलिए अमेरिका फंड कर रहा है, इस उम्मीद में कि किसी तरीके से तुक्का लग जाए और रूस को ऐसा धचका लगे कि रूस जमीन पर गिर जाए, जो कि होने वाला नहीं है। तो इसलिए जेलेंस्की को थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, यहां पे आके वो भी आए, मोदी जी से बात करे और ये सब सोशल मीडिया पे कमेंट पास ना करे। अगर उसको लगता है कि अमेरिका उसका हितैषी है, अगर उसको यह लगता है कि यूरोपियन यूनियन या पूरे नेटो वाले, यूरोपियन यूनियन को छोड़िए, पूरे नेटो की बात करता हूं, 32 देश हैं, पूरा का पूरा अगर नेटो उसका हितैषी है, ही इज सैडली मिस्टेकन, ही इज सैडली मिस्टेकन। पैसा दे देंगे वो अपनी औकात के हिसाब से थोड़ा मोड़ा। और मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर ये लड़ाई लंबी चलती है दोस्तों, अगर बाय द वे ये लड़ाई लंबी चलती है 2025 तक, वो पैसे भी 1/10 हो जाएंगे जितने आ रहे हैं। 1/10 उसका, अगर 1 रुपए आ रहा है तो सिर्फ 10 पैसे आएगा, आप देख लेना। क्योंकि एक लेवल तक बंदा फंड करता है लड़ाई यार। ऐसे थोड़ा ना कि आपने ब्लैंक चेक दे दिया कि जा तू मेरा मुंह बोला बेटा है, जा बेटा खर्च कर, ऐश कर, ये ले मेरा क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता रहे, तेरा बाप पैसा भरता रहेगा। ऐसा तो नहीं होता है। एंड वॉर्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव यार, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। वॉर्स तो बहुत खतरनाक होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका एंडलेसली पैसे देता रहेगा? अब मैं आपको बताता हूं यूक्रेन क्यों ये जूते पड़ने वाले यूक्रेन ने काम करे हैं, ठीक है? और यहां पे क्यों ये बात सोशल मीडिया से चली, लेकिन फिर हमने जब पता लगाया तो पता लगा कि जो सोशल मीडिया में चल रहा था वो गलत नहीं था, वो झूठ नहीं था। सोशल मीडिया पे जो लोग लिख रहे थे वो झूठ नहीं लिख रहे थे। अब ये देखिए साहब, 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे, आपको पता है, पोखरण में करे थे हमने न्यूक्लियर टेस्ट। एक तो 74 वाले हुए थे, बुद्धा स्माइल्स वाले, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी देश की, एक तो तब हुए थे। दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे 1998 में, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे देश के। पूरी दुनिया ने कंडेम करा, सबसे आगे बंदर की तरह उछल के यूक्रेन था। यूक्रेन ने स्ट्रांगली कंडेम कर दिया। अच्छा, यूक्रेन उस समय यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर नहीं था। परमानेंट मेंबर तो सिर्फ 5 है ना, पर नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं रोटेशन में, वो भी नहीं था। लेकिन इसने एक स्पेशल सेशन बुलवाया जहां पे स्पेशली इंडिया को कंडेम करा इसने। इसको पता नहीं क्या नफरत है। अच्छा जी, अब जब यूएन की डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस हुई, यूक्रेन का यूएन रिप्रेजेंटेटिव माइकोला मेमेस्कुल, इसने इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट को कंडेम करा, बोला कि इंटरनेशनल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन अरेंजमेंट को ये खतरे में डालते हैं और भारत ने जिम्मेदारी का काम नहीं करा। तब भी यूक्रेन भारत के पीछे पड़ा। भारत ने अभी तक यूक्रेन को कुछ बोला नहीं था, कुछ नहीं बोला, ठीक है? ये बस चढ़ दौड़ रहा है। अभी और सुनिए, लेट 1990s में लोग कहते हैं 96, 97 की बात लोग करते हैं, लगभग 96, 97, 98 के दौरान, सुनिएगा, ये यूक्रेन की एक फैक्ट्री है खार्किव मलेशिया टैंक फैक्ट्री, इसको पाकिस्तान ने दिया $650 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, और इसने $650 मिलियन के एवज में इसने 320 T-80 टैंक्स दिए थे पाकिस्तान को। दोस्तों, वो टैंक जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, जब युद्ध होगा, जो भारतीय फौज के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, वो जो टैंक पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है वो यूक्रेन ने दिए, जानते हुए कि भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी है। ये हमारे दुश्मन को हथियार सप्लाई करता है। आज की तारीख में जो गाना गा रहा है
कि आपने पुतिन को गले मिल लिए और आपने ये कर दी, जो गाना गा रहा है ना कि मोदी जी आप तो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र के आप लीडर हैं, फिर आप कैसे कर सकते हैं ये इस देश ने 320 टैंक पाकिस्तान को सप्लाई करे, $650 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था और 2021 में पाकिस्तान ने 85.6 यानी कि 85.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा इन T-80 टैंक्स को रिपेयर करने के लिए। उस जमाने में $67 मिलियन डेट में थी वो टैंक की फैक्ट्री मलेशिया फैक्ट्री, ये खार्किव में है, ये डेट में थी, ये उधार में थी, ये फैक्ट्री बंद हो जाती। पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट दिया यूक्रेन की $67 मिलियन का डेट था, पाकिस्तान ने 85.6 मिलियन अमेरिकन डॉलर दिए, उसको डेट से निकाल दिया। ये पुराने दोस्त हैं पाकिस्तान के, यूक्रेन वाले, समझ रहे हैं, यूक्रेन वाले। अब जो पाकिस्तानी टैंक है अल खालिद, जो पाकिस्तान का एमबीटी है, मेन बैटल टैंक, उसके अंदर दोस्तों इंजन लगता है 6TD1 और 6TD2। 6TD टैंगो डेल्टा, ठीक है, 6 टैंगो डेल्टा 1 एंड 6 टैंगो, इट्स एक्चुअली TD टैंगो डेल्टा, आई एम जस्ट सेइंग दैट यू अंडरस्टैंड TD, राइट। 6TD1 6TD2 जो पाकिस्तान के टैंक्स में लगते हैं, जो पाकिस्तान और चाइना ने दोबारा मतलब मिलके जो प्रोड्यूस करे हैं टैंक्स, राइट। उसका इंजन कहां से आता है? चाइना से नहीं आता, उसका इंजन आता है यूक्रेन से। यह भी यूक्रेन ने सप्लाई करा है। अच्छा जी, लगातार दर लगातार जब भी कश्मीर की बात होती है दोस्तों, तो यूक्रेन क्या कहता है कि यूएन का इंटरवेंशन होना चाहिए, यूएन दखलंदाजी करे कश्मीर में, ये भारत का अभिन्न अंग नहीं है, भारत का हिस्सा नहीं है, यूएन इंटरवेंशन करे। आज की तारीख में किस कटोरे में भीख मांग रहे हो बे हमसे? ये कौन सा कटोरा है नक्काशी वाला जिसमें तुम हमसे भीख मांग रहे हो और कह रहे हो कि नहीं तुम उससे जाके मत मिलो? तुमने हमारे दुश्मनों को हथियार दिए कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो, तुम हर मोड़ पे हमारे खिलाफ खड़े रहे, हमने कुछ नहीं बोला। आज फिर तुम अपनी चोंच खोल रहे हो बेटा। ठीक हो रहा है तुम्हारे साथ, बिल्कुल ठीक हो रहा है। पुतिन एक और मिसाइल मारो इसके, बहुत चोंच खुल रही है इसकी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन को यह बोला है कि सोल्यूशन टू यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट नॉट पॉसिबल ऑन बैटलफील्ड, यह मोदी जी ने समझा दिया। अब यूक्रेन ने हमारे दुश्मन को सप्लाई करे हथियार, क्या हमें यूक्रेन के दुश्मन को हथियार नहीं सप्लाई करना चाहिए? लेकिन भारत ने नहीं करे। बाय द वे, यूक्रेन ने पाकिस्तान को सप्लाई करे, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, यूक्रेन ने पाकिस्तान को हथियार दिए। आज यूक्रेन लड़ रहा है रूस के साथ, क्या हमें रूस को हथियार नहीं देने चाहिए कि तुम यूक्रेन को ठोको और अच्छी तरीके से, और जैसे ठोक रहे हो उससे ज्यादा ठोको? हमारे पास नहीं हथियार देने के लिए, हमारे पास नहीं एम्युनिशन देने के लिए, और रूस तो मांग रहा है दुनिया भर से, खासतौर से 155 mm एम्युनिशन मांग रहा है। रूस कह रहा है दो यार, फटाफट दो, हमें चाहिए। वो कभी नॉर्थ कोरिया से मांग रहा है, कभी वो मांग रहा मतलब खरीद रहा है, पैसे देके खरीद रहा है यार। नॉर्थ कोरिया से खरीद रहा है, वो उससे वियतनाम से कह रहा है कि हम तुमसे खरीदेंगे, वो चाइना से खरीद रहा है, वो दुनिया भर में वो कह रहा है कि हमें दो, जिसके पास है दो, हम पैसा देते हैं तुम्हें। लोग सप्लाई कर रहे हैं रूस को। पाकिस्तान यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है आर्टिलरी शेल्स। आप गेम समझ रहे हैं दोस्तों? पाकिस्तान ने सप्लाई करे हैं यूक्रेन को आर्टिलरी शेल्स। इंडिया ने अभी तक रूस को हथियार नहीं दिए लड़ने के लिए, इंडिया को देने चाहिए। एक बात बताइए, यूक्रेन हमारे दुश्मन को हथियार दे दे, और अगर हम कुछ भी ना करें, हम रूस को हथियार ना दें, हम सिर्फ ये बोलें कि यार शांति कर लो, सुलह कर लो, आपस में बैठ के भाइयों की तरह बात कर लो, लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं है, और इस पूरी फसाद का जो निष्कर्ष है या जो सोल्यूशन है वो बैटलफील्ड पे नहीं होगा, युद्ध भूमि पे नहीं होगा, जंग के मैदान में नहीं होगा। आप आके आराम से बात करो, बात से अपना मामला सुलझाओ। ये बात बुरी लग रही है यूक्रेन को। भाई मैं होता, मैं कहता कि ठीक है, अभी 25 लाख आ रहे हैं आर्टिलरी के शेल बन के, मॉस्को पहुंच रहे हैं, डालो इनके ऊपर। मैं तो जब ये पॉइंट देखता हूं यार, मैं बता रहा हूं, इतना खून खोलता है, इतने दोगले के बच्चे हैं यूक्रेनियन, ये हमारे दुश्मनों को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि द लीडर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी इज हगिंग द ब्लडी क्रिमिनल। यू आर द क्रिमिनल्स, एनीबडी हु सप्लाइज वेपन्स टू पाकिस्तान इज अ क्रिमिनल।
इंक्लूडिंग द बैकस्टैबिंग अमेरिकन्स। ये देखो, मोदी जी ने बोला फॉर रेस्टोरेशन ऑफ पीस इंडिया इज रेडी टू कोऑपरेट इन ऑल पॉसिबल वेज। आप आओ, बैठो, बात करो यार, हम करवाएंगे बात। आप दिल्ली आ जाओ, आप दिल्ली आ जाओ, आपको एक दूसरे के शहर में नहीं जाना, दिल्ली आ जाओ, कोई थर्ड पार्टी करवा लो, दुबई में करवा लो, जहां मन चाहे, सिंगापुर में करवानी है, कहीं पर भी करवा लो यार, जहां पे आप सेफ फील करते हो। पर टॉक, आप बात तो करोगे ना, बिना बात करे झगड़ा कैसे? ये चाहते हैं कि बस पैसा दे दे। जेलेंस्की के लिए इंडिया अच्छा पता है कब होगा? जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर बोलेगा ये लो $10 अरब हम तुम्हें भेजते हैं, अरे मोदी इज ग्रेट, फंटास्टिक, फिर ऐसी भाषा बोलेगा ये लीचड़ आदमी। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों क्या हुआ है कि रशिया इज इन टॉक्स विथ इंडिया अबाउट बिल्डिंग 6 मोर न्यूक्लियर पावर यूनिट्स। रशियन स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी रोसाटॉम ने बोला है मंगलवार को कि ये 6 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स और बिल्ड कर रहा है। कदानकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में 1 and 2 हैव ऑलरेडी बिकम ऑपरेशनल एंड द वर्क इज प्रोग्रेसिंग ऑन यूनिट 3 and 6। ये भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा जी ने बोला है। तो ये तो हो गई न्यूक्लियर डील की बात दोस्तों। इसके अलावा जैसा मैंने पहले बोला था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन ने यह बोला है कि रशिया और भारत का 2030 तक $100 अरब का ट्रेड होना चाहिए, जो अभी $65 अरब का है। ओनली 65, वो उसको $100 अरब का करना है 2030 तक। और भारत को यह भी करना चाहिए कि चाइना से कम कर दो, रूस से ज्यादा कर दो। दैट विल बी द बेस्ट थिंग पॉसिबल। अब दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच गए ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया में उन्होंने, देखिए, ऑस्ट्रिया का एक तो ब्रिज बनाया है स्टार्टअप का, और ऑस्ट्रिया का कंस्ट्रक्शन के मामले में, ऑस्ट्रिया का इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, ऑस्ट्रिया का स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशंस के टेक्नोलॉजी एआई के मामले में ऑस्ट्रिया काफी आगे है, राइट। और दोस्तों कल तक हमारे पास पुख्ता श्योर खबर आ जाएगी कि कौन कौन सी डील्स हुई हैं, क्या क्या बातचीत हुई है। तो कल मेरा एनालिसिस होगा ऑस्ट्रिया के ऊपर, आप लोग जरूर सुनिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो जाइए मत, सवाल और जवाब अभी बाकी हैं। दोस्तों पहला सवाल है भानु तेज जी का। जय श्री राम सर, जय श्री राम भानु जी। मेरा सवाल यह है कि साउथ इंडिया जो है ये ज्यादा डेवलप्ड है, ये रेडिकल एलिमेंट्स के लिए नया ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है, एंड दिस इज हैपनिंग थ्रू पेन एंड पॉप कल्चर। हाउ डू वी फेस दिस इमर्जिंग प्रॉब्लम? देखिए, ऐसा होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि साउथ इंडिया में ज्यादा रेडिकलाइजेशन है, ऐसी बात नहीं है। रेडिकलाइजेशन जहां पे होता है, क्या नॉर्थ में नहीं है रेडिकलाइजेशन? ऑफ कोर्स यस, केरला इज अ हॉटबेड, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अगर आप नॉर्थ में जाएं तो आप देखेंगे कश्मीर में भी हो रहा है रेडिकलाइजेशन, पंजाब में भी फैल रहा है, तो वो तो है। तो मुझे लगता है इट इज रॉन्ग टू ब्लेम ओनली द साउथ। दिस प्रॉब्लम इज, यस इट इज इन साउथ, इट्स ऑल्सो इन नॉर्थ। ये वेस्ट में भी है, ईस्ट में भी है। ये एक ओवर एनकम्पासिंग, नाउ आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डेटा पॉइंट्स हियर कि 0.03% यहां पे और 0.02% यहां पे, देयरफॉर दिस प्लेस इज बेटर देन दैट, दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है जी। अच्छा, इसको, इस एमर्जिंग प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, डी रेडिकलाइजेशन में पढ़ना पड़ेगा आपको स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में पढ़ना पड़ेगा, आपको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पढ़ना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, यू नीड टू टॉक टू द पीपल। यू हैव टू फाइंड वेज एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द पीपल। अगर आप लोगों से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो लोगों से, देखो, कम्युनिकेशन इज अ ह्यूमन नीड। मैं आपको बताता हूं, कम्युनिकेशन एक इंसानी जरूरत है, मनुष्य की आवश्यकता है। कम्युनिकेशन, संचार, बातचीत, ये रिक्वायरमेंट है। अगर वो हम पूरी नहीं करेंगे तो कोई और पूरी करेगा, बाकी आपकी मर्जी। एक सवाल है हर्षित जी का। हेलो गौरव सर। हेलो हर्षित जी। आपको क्या लगता है, डू यू थिंक इंडिया विल स्टिल विजिट कीव आफ्टर द ट्वीट ऑफ ज़ेलेंस्की यूजिंग हार्श वर्ड्स फॉर दैट हग? Can there be not all chances they will try to humiliate us through different gestures? No, देखिए, nobody is trying to humiliate anybody. ये जो ज़ेलेंस्की है, he is caught between a rock and a hard place. You must understand ज़ेलेंस्की's point of view. ज़ेलेंस्की फंस गया बुरी तरीके से। इसको अमेरिका ने और बाकी जितने भी गोरे देश हैं वेस्ट के, इन्होंने इसको कहते हैं ना, चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। ये फुदक फुदक के चढ़ गया सूली पे। अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं नीचे आऊं, दाएं जाऊं, बाएं जाऊं, ऊपर जाऊं, क्या क्या करूं। ये लड़ाई में फंसा हुआ है। इसको ऐसा लगा था कि अमेरिका चेक देगा, अमेरिका मोटे पैसे देगा, अमेरिका हथियार देगा, हम रशिया को ठोक देंगे। उल्टा इसका 25% टेरिटरी चली गई यूक्रेन की रशिया को। रशिया हैज कैप्चर्ड 25%, ऑलमोस्ट 22 to 25% ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरीज अंडर रशियन कंट्रोल। अब बोलो, अब बताओ क्या करना है तुम्हें? तो यार, ये जो स्टोरी है ना पूरी, दिस इज समथिंग दैट ज़ेलेंस्की इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट। क्या
मोदी जी जाएंगे, मुझे लग रहा था कल तक कि जाएंगे, मैंने भी ऐसा सोचा था कि मोदी जी जरूर जाएंगे। अब इसके बाद मुझे पता नहीं है कि मोदी जी जाएंगे नहीं जाएंगे। कल तक मेरे मन में यही बात थी कि वो जरूर जाएंगे इसके बाद, या उससे मिलेंगे जरूर, ये बात तय है। लेकिन जेलेंस्की की अब एक आदत हो गई है, वो टाइम मैगजीन के कवर पे आ गया और यूएस कांग्रेस को एड्रेस कर रहा है, तो उसके मन में कहीं आ गया कि मैं कोई ग्लोबल हीरो हूं। उसके मन में बात आ गई कि मैं दूसरा नेल्सन मंडेला टाइप का हूं कोई। अब प्रॉब्लम यह है कि जेलेंस्की को एक बात समझनी पड़ेगी कि एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू जंप एट वॉट एवर यू से। आपने जो हुक्म जारी कर दिया और लोग बोले जी आइए आइए सर, आइए आइए आइए, आप ही का इंतजार कर, ऐसा होने नहीं वाला है, और इंडिया में कम से कम नहीं होने वाला है। अगर जेलेंस्की को शांति चाहिए तो भारत उसमें पूरी जान लगा देगा, पूरी मदद करेगा, पर यू कांट टेल इंडिया व्हाट टू डू। देखो ना, ये जेलेंस्की वही गलती कर रहा है, जेलेंस्की वही गलती कर रहा है। अमेरिका ने बोला कि वी वांट दिस, इंडिया ने बोला भागो यहां से, मत खरीदो S-400, इंडिया ने खरीदा। मत खरीदो तेल, हमने खरीदा। ईरान से मत खरीदो तेल, हमने खरीदा। अगर तुम कहोगे कि ये नहीं करना है और हमें कन्विंस कर दोगे तो हम नहीं खरीदेंगे। अगर तुम ये सोचोगे कि तुम गुंडागर्दी करके भारत को ये बोलोगे आंख दिखा के कि नहीं भाई वो नहीं करना, अगर तूने ये करा तो फिर ये नहीं चलती बात, फिर मामला उल्टा पड़ जाता है। Subhadeep Methi, the Western world is generally against Russia, but I have noticed that Europe's far-right parties support Russia. What is the main reason for this? Even Donald Trump supports Russia. Donald Trump की तो भली गई यार, मुझे खुद नहीं पता Donald Trump किसको सपोर्ट करता है नहीं करता, लेकिन जनरली जो फार राइट है यूरोप का, दैट सपोर्ट्स स्ट्रॉन्गमैन थ्रू आउट। ये मैंने भी एक ट्रेंड नोटिस करा है। ये लॉन्ग लास्टिंग ट्रेंड है कि शॉर्ट ट्रेंड है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये ट्रेंड मैंने देखा है। क्यों सपोर्ट करता है? उनको लगता होगा आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हैं इसलिए सपोर्ट करते होंगे। वैसा कोई ओवर्ट सपोर्ट नहीं है, बट हाँ मतलब इतना कंडेमनेशन नहीं है वहां पे जो फार राइट की पार्टीज हैं, बिकॉज जनरली यूरोपियन फार राइट पार्टीज दे आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर अ स्ट्रॉन्ग मैन। एक बंदा आएगा जो किस्मत बदल देगा, वो उनका माइंडसेट है, और आज से नहीं है, 80-90 साल से है, 80-90 ईयर्स से उनका यही माइंडसेट है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।